नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराते हैं, मुलाकात कराते हैं, जिसने समाज में एक इस पहचान बनाई है, एक स्थान बनाया है। वो कई लोगों के आदर्श भी हैं। किस तरह का उनका जीवन में संघर्ष रहा, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, आगे वो क्या करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, उन सब का हम जिक्र करते हैं आपसे। तो आज हमारे साथ हैं माखनलाल, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय द्विवेदी। आपका बहुत बहुत स्वागत। सर नमस्कार। द्विवेदी साहब, एक पत्रकार, पत्रकारिता की पढ़ाई, फिर एक पत्रकार के साथ फिर एक प्रशासनिक जिम्मेदारी। क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें ज़्यादा बेहतर थीं, कितनी चुनौती थी, कैसे इसमें सामने बैठा? देखिए भाई साहब, जो काम मिला उसको ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और अपना सब कुछ झोंक के किया। कभी भी ये नहीं सोचा कि ये काम अच्छा है, बुरा है, छोटा है या बड़ा है, और कभी किसी काम की दूसरे काम से तुलना भी नहीं की। जैसे अखबार में सब एडिटर के नाते आए, बाद में अखबार के एडिटर बने, प्रोफेसर बने, कुल सचिव बने, कुलपति भी बने, और अभी एक नया असाइनमेंट मिला है। जैसा आपको पता है कि देश के बहुत प्रमुख संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान में महानिदेशक पद की जिम्मेदारी भारत सरकार ने दी है। तो जो भी काम मिला है उसको ईमानदारी और प्रामाणिकता से करना, उस काम की जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझना और अपना बेस्ट देने का प्रयास करना, श्रेष्ठतम देने का प्रयास करना, यही मंत्र रहा। इसी मंत्र पे चला हूँ। पत्रकारिता की दौर की कुछ चीज़ें, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें, क्या जिम्मेदारी निभाई और किसे याद करना चाहिए? जी, पत्रकारिता की शुरुआत तो मेरी भोपाल शहर से हुई। यही पढ़ाई हुई भोपाल शहर में, और भोपाल सच में मेरा सबसे प्रिय शहर है। और इस शहर में पढ़े लिखे, यहीं से काम शुरू किया। दैनिक भास्कर अखबार से फिर स्वदेश में गए, फिर स्वदेश रायपुर में संपादक के रूप में भी रहे। फिर 3 साल मुंबई नवभारत में भी काम किया, वो भी मध्य प्रदेश का ही समाचार पत्र है। और फिर रायपुर में एक नई भूमिका में लौटे, बिलासपुर में दैनिक भास्कर के संपादक के रूप में बिलासपुर के। तो रायपुर हरिभूमि के शुरुआती दिनों में भी 5 साल संपादक रहने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ का जो पहला सैटेलाइट चैनल है जी छत्तीसगढ़ 24 घंटे, आजकल दूसरे नाम से निकलता है, उसमें भी काम करने का मौका मिला। तो इसके अलावा जो पहला विश्वविद्यालय बना रायपुर का पत्रकारिता का, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसमें पत्रकारिता विभाग का संस्थापक अध्यक्ष मैं ही रहा। पहले ही ज्वाइनिंग हुई है, इससे पहला अध्यापक की तरह से मैं ही रहा। और 2009 से माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में काम करने का मौका मिल रहा है। और मुझे लगता है कि पूरी जो यात्रा है करीब 30 सालों की हो रही है, 3 दशकों की, और बहुत ही रोमांचक, बहुत अच्छी। और कोई दुख ऐसा नहीं है और कोई संघर्ष के भी ऐसे पृष्ठ नहीं है जिन्हें पलट सकूं, क्योंकि उत्तरोत्तर जो है लोगों के सहयोग से, अपने काम से जो जगह बनती गई और लोगों का प्यार मिला, रायपुर में, बिलासपुर में, मुंबई में, भोपाल में, तो कोई शिकायत नहीं है ज़िंदगी से। काफ़ी कम एज में, यंग एज में आपको संपादक या इस तरह की जिम्मेदारियाँ, फिर कुल सचिव की भी जिम्मेदारी, अब आप कुलपति भी हैं, पीछे कुछ संघर्ष भी था। तो क्या लगता है, समय से या समय से पहले आपको बहुत कुछ करने का अवसर मिला? मुझे लगता है कि ये लोगों की दुआएं हैं, जो हमारे दोस्त रहे, हमारे मेंटर रहे, हमारे एडिटर्स रहे, हमारे समाचार पत्रों के मालिकान रहे, हमारे टीचर्स रहे। उनकी दुआ थी, उनने कुछ संभावना देखी होगी ज़रूर, और उनके दिए हुए काम को मैंने अच्छे से किया, तो फिर आगे रास्ते खुलते चले गए। और सबसे अच्छा रास्ता ये है, मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहता हूँ, अपने बॉस के लिए अच्छा काम करो, बॉस की प्रमोशन होगी, वो अपने आप अपनी कुर्सी आपको दे के जाएगा। तो अच्छा काम कीजिए, अपने बॉस के लिए लायल रहिए, ईमानदारी से अपने संस्थान को दीजिए, आपका संस्थान आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपका बॉस आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, यही मंत्र है। और किसी प्रकार की जो कुंठा या किसी प्रकार का अवसाद लेकर के ज़िंदगी चलती नहीं है। अच्छे मन से, सकारात्मकता से हम जो काम करते हैं, प्रकृति हमें बिल्कुल साथ देती है और शक्ति भी देती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीढ़ी को चढ़कर गिराना नहीं है, सीढ़ी को और ऊंचा करना है, और आप उस सीढ़ी से भी आप ऊंचाइयों बिल्कुल, मतलब जो लोगों की सद्भावनाएं, मुझे लगता है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। क्यों, देखिए, अपेक्षित योग्यता हर व्यक्ति में होती है, और हर व्यक्ति को खुदा ने कुछ न कुछ चीज़ें बख्शी हुई हैं। तो खूबियाँ तो सब में होती हैं, पर सकारात्मकता बहुत कम लोगों में होती है। मुझे लगता है मेरी, आप अगर सफलताएं कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, तो मैं उसको संघर्ष के बजाय सकारात्मकता की, मतलब वो कहूँगा कि सकारात्मकता के नाते मुझे जो जगह मिली है, क्योंकि मैं चीज़ों के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने लोगों के प्रति
अपने बॉसेस के प्रति, अपनी संस्थाओं के प्रति बहुत सकारात्मक रहा हूँ, और शायद इसके नाते मुझे इस प्रकार का न्याय मिलता चला गया। जब आप सकारात्मक होते हैं तो धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। धैर्य को लेकर क्या कहें? नहीं, तो सकारात्मकता तो धैर्य का अनिवार्य गुण है, क्योंकि जब आप सकारात्मक होंगे तो आपको नकारात्मक विचार करना नहीं है। जब आपको नकारात्मक विचार करना नहीं है तो सिर्फ काम करना है। और मुझे लगता है जो भी मध्यम वर्गीय परिवारों से लोग आते हैं, उनके पास क्रिएटिविटी, आइडियाज़ और श्रम, इसके अलावा चौथी तो कोई चीज़ है नहीं। कि हमारे पास कोई नाम में तो लगा नहीं कुछ, ना हमारे पिता का नाम इतना बड़ा है, ना हम किसी ऐसे बड़े पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं जिसका सहारा लेकर के हमें लोग सम्मान दें। तो मुझे लगता है कि एक गांव से निकल के एक बड़े शहर में आप आते हैं तो सिर्फ क्रिएटिविटी, आइडियाज़ और आपकी मेहनत, ये 3 चीज़ें आपको सहारा देती हैं, और बस इसके बाद लोगों की दुआएं आपके साथ होती हैं। और किसी चीज़ को आपको ना उम्मीद करनी चाहिए, ना कोई आपका साथ देगा। आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं पत्रकारिता के संबंध में, सृजन संसार और दूसरा नए समय में अपराध पत्रकारिता। क्या है, किस चीज़ से प्रेरणा ली और उसमें है क्या? भाई साहब, अभी तक कुल मेरी पुस्तकों की संख्या करीब 25 हो गई है, जिसमें ज़्यादातर पत्रकारिता पर केंद्रित हैं और कुछ उसमें राजनीतिक विश्लेषण भी है। हालांकि पिछले 2-3 वर्षों से मैं राजनीतिक विषयों पर नहीं लिख रहा हूँ। राजनीतिक विषयों में बोलना मैंने बंद कर दिया। आपने कई बार आग्रह भी किया कि आप आइए, पर मैं आज के राजनीतिक डिबेट्स में शामिल नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके लाभ होना हो, हानि जरूर हो जाती है। तो राजनीतिक विमर्शों से थोड़ा दूर हूँ, पर मेरा जो मूल पिंड है वो एक राजनीतिक विश्लेषक का ही है। और बहुत लंबे समय तक, लगभग 25 वर्षों तक मैंने अनेक समाचार पत्रों में राजनीतिक लेखन किया, राजनीतिक विषयों पर लिखता रहा। पर जिस प्रकार की असहिष्णुता बढ़ रही है और सच को सुनने का साहस समाज में कम हो रहा है, उसमें मैंने थोड़ा राजनीतिक लेखन कम किया है, और अब मैं ज़्यादा मीडिया और इन विषयों पर ज़्यादा लेखन कर रहा हूँ। और मुझे लगता है क्योंकि एक मीडिया शिक्षक होने के नाते पिछले 11 वर्षों से मैं मीडिया शिक्षण की भूमिका में हूँ, तो एक मीडिया एकेडमिक्स को समझना, उसके अलग अलग विषयों पर पाठ्य सामग्री तैयार करना, जिन विषयों पर सामग्री नहीं है उन विषयों पर सामग्री तैयार करना, ये मेरी एक चिंता का विषय रहा है। और इन विषयों पर हमने अपने विश्वविद्यालय के साथ भी मिलकर काम किया, अनेक पाठ्यपुस्तकों का लेखन करवाया अनेक विषयों पर विश्वविद्यालय की तरफ से, अनेक विद्वानों से, और स्वयं भी अनेक पुस्तकों का संपादन किया है जो मीडिया विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। इन जो पुस्तकों का मैंने जिक्र किया, खासतौर से नए समय में अपराध पत्रकारिता, देखिए, अपराध पत्रकारिता पर हिंदी पर कोई बहुत सामग्री थी नहीं, तो इसलिए ये हुआ कि जो नए रिपोर्टर्स आते हैं और नए विद्यार्थी आ रहे हैं पत्रकारिता क्षेत्र में, तो नए समय अपराध पत्रकारिता लेटेस्ट किताब है, और डॉक्टर वर्तिका नंदा के साथ मिलकर इसको एडिट किया है। डॉक्टर वर्तिका नंदा ने इस पर PhD भी की है, अपराध पत्रकारिता पर। वो क्राइम रिपोर्टर भी ने NDTV इंडिया में, तो उनका एक अपराध से जुड़ा है। मैं कभी अपराध मैंने कवर नहीं किया, संपादन के नाते जरूर कभी खबरें संपादित की होंगी। तो हमने मिलकर इसमें अनेक जो अपराध पत्रकारिता से जुड़े हुए बड़े नाम हैं, उनसे इसमें हमने लेखन करवाया है, और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशंस काफ़ी हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोग की, क्योंकि क्राइम को जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह परखा जा रहा है, और पूरी की पूरी जो क्राइम रिपोर्टिंग है वो पुलिस बेस पे हो गई है। तो उसमें कैसे अनुसंधान हो सकता है, कैसे नए साइबर क्राइम जैसे नए विषय आए हैं, कैसे ज़्यादा इनरिच होकर हमारा विद्यार्थी काम कर सकता, हम काम कर सकते हैं, इस पर जोर है। और ये किताब अपने आप में नए विद्यार्थी जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी, खासकर वे जो क्राइम में रुचि रखते हैं या क्राइम रिपोर्टर बनना चाहते हैं। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा था कि मेरी पत्रकारिता की शुरुआत एक क्राइम रिपोर्टर की तरह हुई थी, और बहुत चुनौतियाँ होती हैं और बहुत ढेर सारे अनुमान, इसलिए कि जिस तरह से पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, क्राइम रिपोर्टिंग में भी बहुत से अनुमान लगाए जाते हैं, बहुत से आपके व्यक्तिगत सोर्सेज भी होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, और बहुत जोखिम भी होता है। और कानून का एक वकील की तरह आपको बहुत ढेर सारा ज्ञान जब बेहतर ढंग से होगा तब आप इन चीज़ों को कर पाते हैं। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था, और मैं उम्मीद करता हूँ इस किताब को पढ़ूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको आनंद आएगा। बिल्कुल। एक छात्र की तरह उत्तर प्रदेश से आप आए, मध्य प्रदेश आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, ये आपकी कर्मभूमि भी है, यहाँ आपने पढ़ाई भी की। एक छात्र की तरह क्या छात्र जीवन में आपने सोचा था पत्रकारिता करेंगे? क्या सोचा था कि इस तरह से पढ़ाएंगे पत्रकारिता को? क्या सोचा था उस दौर में, क्या बनना चाहते थे? और अगर पत्रकारिता का नाम उस दौर में ले लिया जाता था तो घर वालों को लगता था पता नहीं है तो चप्पल चटकाएंगे, क्या करें? हाँ ठीक है, जब आए थे तो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मतलब पता नहीं मेरे मन में क्या था, किन कारणों से मैं कहता था, पर मैं अपने क्लासमेट से कहता था। अभी तो सारे हमारे क्लासमेट्स कई एडिटर हो गए, कई बड़े पदों पर विराजे हुए हैं, तो उनसे मैं कहता था पहले दिन से ही कि मैं संपादक बनूंगा किसी बड़े अखबार का। तो वो लोग हंसते थे, कहते नहीं संपादक तो बड़ी ज़्यादा उम्र में लोग बनते हैं, और अभी आपकी उम्र क्या है जो आप अभी BJ MJ करके थोड़ी कोई संपादक होता है। उस समय था भी, नौजवान एडिटर्स बहुत कम दिखते थे,
काफ़ी सीनियर लोग संपादक के पद पर विराजे थे, जो बड़े भाषा के जानने वाले बड़े विद्वान लोग थे और काफ़ी उनका साहित्य संस्कृति से एक रिश्ता रहता था। 90 के आसपास की बात है। तो मैं ये कहता नहीं मुझे संपादक बनना है, पर मतलब सौभाग्य रहा कि बहुत कम आयु में, लगभग 24 साल का हुआ, मैं एमजे करके निकला और जो है एक अखबार का संपादक जो है रायपुर में बन गया छोट। और उसके बाद लगातार फिर 14 साल मुझे अनेक असाइनमेंट मिले और ज़्यादातर काम मुझे संपादक का ही काम मिला। बहुत कम वक्त रिपोर्टिंग की, पर रिपोर्टर्स का सम्मान मैं बहुत करता हूँ कि मुझे लगता है कि रियल जो फील है जर्नलिज्म का, वो ज़मीनी जो खुशबू है जर्नलिज्म की, वो रिपोर्टिंग में है। पर मेरी किस्मत ऐसी थी, क्योंकि मेरा सोच ही ऐसा था मुझे संपादक बनना है, तो मैं रिपोर्टिंग कर ही नहीं पाया। कुल आप सोचिए कि मैंने रिपोर्टिंग मैदान में उतर के कुल 15 दिन की है, जब कमलनाथ जी की धर्मपत्नी ने इस्तीफा दिया था और बाई इलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का। वही 15 दिन मेरी रिपोर्टिंग आप कह सकते हैं, जिसमें पटवा जी उस चुनाव को जीत गए थे। इसके अलावा मैंने कभी जो है मैदान में उतर के रिपोर्टिंग नहीं की। और मेरा मतलब अपने को मैं कमी मानता हूँ अपनी, कि जो पत्रकारिता का रियल फील है मैदान में उतर के काम करना, वो मैं नहीं कर पाया। और मेरा ज़्यादातर समय डेस्क पे गुजरा, दूसरों को कॉपियाँ ठीक करते हुए गुजरा, दूसरों के लिए हेडिंग लगाता रहा, उनके पेज लगाता रहा और बाद में खबरें पढ़ता रहा। पर इस बात का मुझे ज़रूर दुख है कि मैं काश एक रिपोर्टर भी कुछ दिन रह पाता, पर बाद में क्योंकि टीचिंग में आ गया, एक पूरी दुनिया ही बदल गई मेरी, तो वो एक मेरे अंदर कमी तो रही। पर एक जल्दी से संपादक हो गया, ये मेरा सपना पूरा हो गया। तो वो सपना पूरा होने के बाद मैं दूसरा सपना फिर देख नहीं पाया। अब तो जो कुछ हो रहा है सब बोनस में हो रहा है। सही है, बिल्कुल आप सही जिक्र कर रहे हैं कि जिस दौर में आपने पत्रकारिता शुरू की या मैंने शुरू की, उस दौर में तो संपादक बड़े पके से बाल का व्यक्ति और बहुत हद तक खद्दड़ पहनने वाला व्यक्ति, उस दौर में खादी पहनने वाला व्यक्ति हुआ करता था। और फिर धीरे धीरे पत्रकार जो संपादक भी हैं, वो बहुत ढेर सारे नौजवान संपादक भी हुए और ख़ास तौर से टीवी के दौर ने इसको बहुत बहुत बढ़ाया। एक जिक्र और भी करूँगा जिस काम की जिम्मेदारी आप आने वाले वक्त में लेने वाले हैं, और पीछे माखनलाल के जो अनुभव हैं वो भी मैं आपसे समझूंगा। इसके साथ साथ समाज में पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, पत्रकार को कैसा होना चाहिए। आप एक जिक्र कर रहे थे कि समाज अब राजनीतिक विश्लेषण को समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, ख़ास तौर से राजनीतिक, स्वयं पसंद नहीं करते। और जब ऐसा दौर आ जाए कि वो हमारी जो सलाह है, जाहिर है उनके बहुत काम आने वाली है, जब वो उसे भी पसंद नहीं करते, वो सर्वज्ञाता समझने लगे हैं, ऐसे दौर में पत्रकार कैसे अपना काम करे, जोखिम और बढ़ गए हैं, रोज़गार का भी संकट ऐसे समय में पैदा हो रहा है। और आप लगातार, जाहिर है आप एक ऐसा संस्थान चला रहे हैं जहाँ से आप बहुत ढेर सारे पत्रकार निकालते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और क्या सिर्फ ये कैरियर है, मिशन है, आगे कैसे उन्हें समझना चाहिए, क्या समझकर आगे बढ़ना चाहिए, ये सब आपसे मैं इस पर चर्चा करूँगा। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल दौर में सामान्य सर्दी, खांसी या बुखार होने पर घबराने की नहीं है जरूरत, क्योंकि आपके नजदीकी फीवर क्लिनिक पर डॉक्टर्स हैं आपके इलाज के लिए तत्पर, जिससे अब जांच और इलाज करवाना हो गया है और भी आसान। हर व्यक्ति अस्पताल क्यों जाए? सर्दी जुकाम साधारण कोई बात है तो फीवर क्लिनिक में जाए। अगर जरूरत होगी चेकअप के बाद तो अस्पताल भेजे जाएंगे, अन्यथा दवा दे के घर भेज दिए जाएंगे। तो ऐसे लक्षण होने पर छुपाए नहीं, जल्द ही नजदीकी फीवर क्लिनिक पर उपचार करवाएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय द्विवेदी साहब हैं। द्विवेदी साहब, आप एक नई जिम्मेदारी, आप महानिदेशक होने वाले, एक जिम्मेदारी, आप नई जिम्मेदारी संभालने वाले, तो ये जो काम है ये किस तरह का है? इन जिस काम को आप अभी तक करते रहे हैं, कुछ उसी तरह का है या कुछ नया है? वो संस्थान एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है पत्रकारिता के लिए, उसमें किस तरह की जिम्मेदारी होंगी, क्या काम होगा, और वो संस्थान कैसा है? भारतीय जनसंचार संस्थान जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय का संस्थान है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब सूचना प्रसारण मंत्री बनी 58 के आसपास, तो उन्होंने एक कल्पना की कि एक ऐसा संस्थान खड़ा हो देश के अंदर, जो हमारे जो इंफॉर्मेशन के अधिकारी हैं, सूचना से जुड़े हुए जो तंत्र के लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम चले वहाँ पे।
तो फिर भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना हुई और वहाँ पर जो हमारे सूचना से जुड़े अधिकारी हैं, जिनको इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज अधिकारी कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट खोला गया। इसके अलावा जो हमारे आसपास पड़ोस के देश थे, जो जिनके पास इस तरह से कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग के इंतजाम नहीं थे, उन देशों के अधिकारी भी यहाँ के ट्रेनिंग प्राप्त करते थे। बाद के दिनों में हुआ कितना बड़ा संस्थान है, तो नई पीढ़ी का निर्माण भी इसमें हो, तो बाद में कुछ पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए और उन पाठ्यक्रमों में से विद्यार्थी निकल के अलग अलग क्षेत्रों में जाने लगे। अब कल्पना ये सरकार की है, भारत सरकार की कल्पना है कि इसको अब धीरे से एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए। शायद मुझे लगता है कि मेरे चयन के पीछे एक बड़ा आधार रहा होगा, क्योंकि पिछले 12 सालों से मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी सिस्टम को एक अध्यापक के नाते, एक प्रबंधक के नाते, एक अकादमिक प्रबंधक के नाते समझता हूँ। तो अभी कल्पना ये है कि इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी और बाद में एक यूनिवर्सिटी के रूप में इसको स्थापित किया जाए और एक वैश्विक संस्था के रूप में, क्योंकि केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय होगा, संसाधनों से भी संपन्न होगा निश्चित रूप से, और दिल्ली के अंदर इसकी उपस्थिति है। इसके अलावा इसके 4 अलग अलग कैंपस भी हैं, एक आइजोल में है, एक केरला के अंदर है, एक महाराष्ट्र के अंदर है, तो एक उड़ीसा के अंदर है। तो इस 4 राज्यों में इसके 4 महत्वपूर्ण कैंपस भी हैं। तो इन सब मिल करके जो हमारी पूरी शक्ति है इसको लग करके और इसकी जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने का और इसको विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का। विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने से कई लाभ ये हैं कि जैसे अभी हम सिर्फ वहाँ पर IMC में अभी डिग्री कोर्स नहीं करा पाते, अभी वहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा कोर्स कराते हैं 4 तरह के, तो उससे हमें डिग्री कोर्स कराने का अवसर मिलेगा, नए नए पाठ्यक्रम खोलने का अवसर मिलेगा और रिसर्च का काम हम करा सकेंगे, PhD करा सकेंगे, DLED करा सकेंगे लोगों को। तो एक शोध अनुसंधान जो बहुत काम है जिसमें काफ़ी कम काम हुआ है मीडिया में, उस दिशा में भी हम बढ़ सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो काम है माखनलाल चतुर्वेदी में जो हम कर रहे थे, उस काम के एक तरह से एक्सटेंशन है। थोड़ी सी इसकी गुणवत्ता राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बढ़ानी पड़ेगी और एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित हो। और 3 साल का कार्यकाल होता है, तो समय तो बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा, एजेंडा बहुत बड़ा है। तो कोशिश करूँगा कि अपने एक एक दिन का उपयोग MCU में जैसे किया उसी तरह वहाँ के लिए कर सकूँ और वहाँ कुछ अच्छी चीज़ें करके जा सकूँ, ये प्रयास मेरा होगा। अभी मौका मिला था कुलपति के तौर पर, कुलसचिव आप रहे हैं, कई जिम्मेदारियाँ, कई पदों पर आपने हैं, HOD के तौर पर भी आपने उसको संचार विभाग में बहुत ढेर सारे काम किए थे। अभी मौका ही मिला था, हर व्यक्ति का जाहिर है जो स्कीम में रहे उसका कुलपति बनने का सपना होता, अभी मौका मिला और ये कैसे आ गया है? क्या प्रयास किया आपने? क्या आप प्रयास वहाँ जाना चाहते थे या ऐसी कोई परिस्थितियाँ थी? क्यों ऐसा हुआ कि अभी यहाँ तो मौका मिला ही था और आप कहीं और चल दिए? इसका राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन होता है, तो गत वर्ष विज्ञापन आए थे, तो एक कोई व्यक्ति भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक जैसे पद को पाकर गौरव का अनुभव ही करेगा। तो एक तो स्वाभाविक वो था कि एक सबसे बड़ा संस्थान है मीडिया का, वहाँ जाकर कुछ सीख के आएंगे और अपने राज्य का भला करेंगे, अपने विश्वविद्यालय में कुछ नए अनुभव लेके आएंगे, तो सीखने के भाव से ही था। पर ये कल्पना नहीं थी कि इसमें कुलपति का दायित्व मिल जाएगा और उस दायित्व को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो एक यात्रा है और इस यात्रा में एक अवसर मिला है, तो उस अवसर को ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि मैं मूलतः माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का ही कर्मचारी हूँ, तो जो भी मेरा 3-4 साल का वहाँ कार्यकाल होगा, उस अनुभव से समृद्ध होकर लौटूंगा। तो अंततः मध्य प्रदेश का और माखनलाल का ही कर्मचारी हूँ, क्योंकि यहाँ से लियन लेके जाऊँगा, धारणाधिकार लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी विदा करेंगे। तो वापस तो लौट के मध्य प्रदेश आना है और मध्य प्रदेश के अपने ही विश्वविद्यालय की सेवा करनी है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा क्षमता के साथ, ज़्यादा अनुभवों के साथ, ज़्यादा समृद्ध अनुभवों के साथ मध्य प्रदेश में लौटूंगा और अपने पत्रकारिता विश्वविद्यालय के लिए ज़्यादा बेहतर सेवाएं दे पाऊंगा। कुलपति बने, फिर ये नया मौका मिला, तो कुछ पल सोचने, कुछ ऐसा असमंजस पैदा हुआ कि अरे अब ये तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, ये हम बनना भी चाहते थे, वो तो हमने किन्हीं परिस्थितियों के कारण उस अवसर के बारे में विचार किया, तो कभी ये हुआ कि नहीं, लगा कि नहीं अब चलते हैं? नहीं, ये तो मतलब हमारी किस्मत ही थी और भाग्य था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारा चयन किया एक खास परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के रूप में। पर एक यात्रा है, इस यात्रा में जो अवसर मिलते हैं और जो भी जिम्मेदारियां मिलती हैं उनको निभाना चाहिए और उस निभाने के लिए प्रस्तुत हूँ और कहीं जा नहीं रहा हूँ, आप सबके बीच में हूँ और जो भी सेवा का अवसर मिलेगा तो वहाँ से रहकर भी जितनी मध्य प्रदेश के मित्रों, पत्रकारों की, विश्वविद्यालय की, मध्य प्रदेश सरकार की जो भी संचार रणनीति से संबंधित चीज़ें होंगी उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और शायद अगर सरकार चाहेगी तो मध्य प्रदेश के जनसंपर्क अधिकारियों की कोई वर्कशॉप, यहाँ के पत्रकारों की कोई वर्कशॉप, यहाँ के एडिटर्स की कोई वर्कशॉप, उनको सिखाने के लिए नहीं, उनसे संवाद के लिए शायद हम दिल्ली में आयोजित करें जनसंचार संस्थान में,
तो एक अवसर होगा मध्य प्रदेश और भारतीय जनसंचार संस्थान के बीच में संवाद का, और इस अवसर को हम क्यों छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल पत्रकारिता के सामने बहुत चुनौतियां हैं वर्तमान पत्रकारिता के सामने। एक बड़े एक कैरियर के तौर पर अब जो लोग आ रहे हैं पढ़ते लिखते भी उसी सोच से हैं, बड़ा पैकेज पहले दिन से ही चाह होती है, और पत्रकारिता की तो बहुत ढेर सारी चुनौतियां हैं। तो ऐसे में जो नए लोग जो इसमें आना चाहते हैं या जो पढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, मैंने पहले भी कहा, और ये क्षेत्र दरअसल करके दिखाने का क्षेत्र है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, भाषा की समझ नहीं है, अपने समाज की समझ नहीं है, समाज की समस्याओं की समझ नहीं है, तो इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे पुलिस की नौकरी है, जैसे फौज में नौकरी है, डॉक्टर्स की नौकरी, लगभग उस जैसी नौकरी है, पर उनको जो संरक्षण प्राप्त है वो आपको नहीं प्राप्त है। पुलिस वाले को जो संरक्षण है, जो डॉक्टर को जो आर्थिक संरक्षण है, तो वो आपको प्राप्त नहीं है। तो बड़े अभाव में भी कई बार काम करना पड़ता है, नौकरी की स्थितियाँ अच्छी नहीं है। मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि अभी कोरोना का संकट पैदा हुआ मार्च महीने में, मार्च में सब कुछ ठीक ठाक चला, मार्च तक अचानक इन 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि बड़े बड़े संस्थानों ने, जिनकी बहुत बड़ी वेल्थ है, उन्होंने भी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कम कर दी। एक पत्रकार के नाते जब ऐसी सूचनाएं सुनता हूं तो मन में बड़ा दर्द होता है, और मुझे लगता है कि उन कॉर्पोरेट हाउसेस को ज़्यादा संवेदना के साथ विचार करना चाहिए था अपने कर्मचारियों के बारे में। अपने मित्रों की, जानने वालों की आत्महत्या, इस तरह सूचनाएं सुन रहा हूँ और मन द्रवित हो रहा है। तो एक कठिन क्षेत्र है, और अगर आपका मन बहुत मजबूत नहीं है, कलेजा बहुत कड़ा नहीं है, तो हमें लगता है कि इस क्षेत्र का चयन करने से बचना चाहिए। तो क्योंकि जो मिशन की बात है वो मिशन कहीं गया नहीं है। लाख हम कॉर्पोरेट में बदल जाएं, लाख हम जो है अपने को मान लें कि हमारी एक पूरी एक वैश्विक दुनिया बन गई है, या 1991 के बाद जो हमने निजीकरण या वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण लागू किया, उसके नाते सारे मीडिया हाउस कॉर्पोरेट बदल गए। पर पत्रकार की जो भूमिका है, वो जो मिशनरी भूमिका पहले थी, वो आज भी है, कल भी रहेगी, क्योंकि उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है किसी भी स्तर पर। वो आज भी लोगों से टकरा रहा है, व्यवस्था से टकरा रहा है, अपने संस्थान के अंदर भी उसकी बहुत उस तरह की सुनवाई नहीं जैसी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत मजबूत मन के साथ, अवसाद मन पे न चढ़ने देने के साथ, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखते हुए और कम साधनों में काम करने के संकल्प के साथ आना चाहिए। बहुत बड़े सपनों के साथ अगर हम आएंगे तो शायद हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, मैं एक सलाह भी देना चाहूँगा अपने पत्रकार मित्रों को। हमारे समय के बहुत बड़े पत्रकार अरुण शौरी, जो वो कहते थे एक पत्रकार को सिर्फ एक काम नहीं करना चाहिए, साथ में 2-3 काम और करना चाहिए। तो स्किल्ड ऐसी अपनी विकसित करें, अनुवाद का काम सीखें, बाकी काम सीखें, कुछ ऐसा घर का काम सीखें, कुछ ऐसी चीज़ें सीख लें जिससे सिर्फ एक ही जगह से आपकी आय ना हो। उससे आपकी पत्रकारिता को भी स्वतंत्रता होगी, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, और आपकी जो निर्भरता अपने अकेले संस्थान पर, वह भी कहीं ना कहीं समाप्त होगी, और आप ज़्यादा हिम्मत के साथ, ज़्यादा तनदेही के साथ अपने काम को कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण काल है, इस काल में जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे, इससे ढेर सारी संस्थाएं जूझ भी रही, इसलिए कि संस्थाएं आर्थिक संकट से जूझ रही थी। खासतौर से जो मझौले स्तर की संस्थाएं हैं, या जो और उससे भी थोड़ा कम स्तर की संस्थाएं हैं, वो तो इससे बहुत ज़्यादा जूझ रही थी। बड़े कॉर्पोरेट्स की तो अपनी अलग बात है। और ऐसे संकट काल के बाद चूंकि वो सारी चीज़ें बिल्कुल खुलकर, उनके लिए एक अवसर भी हो गया कि ये अवसर था उन्हें अपनी छटनी करने, अपनी क्वालिटी में से थोड़ा बहुत समझौता करने और बहुत ढेर सारी चीज़ों के साथ। तो ऐसे संक्रमण काल में जो कोरोना संक्रमण काल है, और ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, भले हम कोरोना से उबर जाएं, लेकिन ये लंबे समय तक आर्थिक संकट से हम गुजरेंगे। तो ऐसे में पत्रकारिता के इस क्षेत्र के सामने जो चुनौतियाँ हैं, उससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ तो अखबारों ने किया है कि जो ऐसे बहुत अनावश्यक मोटे मोटे अखबार आ रहे थे, वो अचानक दुबले हो गए। ये पहले भी हो सकता था कि कुछ पन्ने कम करके और ज़्यादा क्रिस्पी खबरों के साथ जाएं। बाकी कास्ट कटिंग की आपने बात की कि लोगों ने कास्ट कटिंग भी की है, और इतना सारा मीडिया है, क्या इतने सारे मीडिया की ज़रूरत है? ये भी एक बात हो रही है कि भाई इतने सारे चैनल्स, इतने सारे न्यूज़पेपर, इनका कंज्यूमर कौन है? दूसरी चीज़ है कि एक पूरी की पूरी मीडिया बदल रही है कि लोगों की पढ़ने की आदतों में परिवर्तन हो रहा है। लोग जो है उस तरह से टेलीविज़न भी अब नहीं देख रहे हैं, लोग धीरे धीरे डिजिटल माध्यमों पर शिफ्ट हो रहे हैं। मोबाइल ने जो एक अलग तरह की कन्वर्जेंस की स्थिति पैदा की है कि मोबाइल मीडिया कन्वर्जेंस का सबसे बड़ा माध्यम हो गया है। हर प्रकार का मीडिया मोबाइल पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा कि अब जो मीडिया हाउस हैं वो अपने रीडर्स की जो
रीडिंग हैबिट्स हैं उनका विचार करते हुए अपने को मीडिया कन्वर्जेंस में ढालें। जैसे अगर कोई एक न्यूज़पेपर का संस्थान है तो वो ऑफलाइन तो अखबार छाप रहा है, उसके साथ साथ वो टीवी या वीडियोस के माध्यम पे जाए, क्योंकि वीडियोस बहुत देखे जा रहे हैं। टिकटॉक की जो सफलता है वो अपने आप में इसकी कहानी कहती है। इसके साथ साथ वो ऑन ग्राउंड इवेंट्स करते हुए दिखें और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनको होना है, सोशल मीडिया पे उनको होना है। यानी अब एक मीडिया चला करके आपका मतलब क्या कहते हैं वायबल होना संभव नहीं है। आपको 4-5 चीज़ों पर एक साथ, चाहे वो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ हो, डिजिटल एक्टिविटीज़ हो, मोबाइल ऐप पे आपकी उपलब्धता हो, तो ये सारे माध्यमों पर आपको एक साथ सक्रिय होना पड़ेगा। तो ये जो टाइम है ये टाइम ऑफ मीडिया कन्वर्जेंस है। इस मीडिया कन्वर्जेंस के समय को जो लोग समझ रहे हैं, और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है भाई साहब कि आप सबके साथ कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है सोसाइटी में, अगर आपकी प्रामाणिकता है, अगर आपकी विश्वसनीयता है, तो आपका डिजिटल भी चलेगा, आपका ऐप भी चलेगा, आपका टीवी भी चलेगा, आपका अखबार भी चलेगा, आपकी मैगजीन भी चलेगी। ये बहुत बड़ा लाभ है। आप देखेंगे कि इतना डिजिटल का शोर हुआ पर अंततः वही वेबसाइट्स, वही पोर्टल्स देखे और पढ़े गए जो पहले से मीडिया बिजनेस पे थे। यानी जिनके पास अखबार थे, जिनके पास टेलीविजन थे, वही जागरण, वही एनडीटीवी इंडिया, वही दैनिक भास्कर, वही अमर उजाला, वही द हिंदू, मतलब वही लोग जो मीडिया बिजनेस पे थे, उन्हीं समाचार पत्रों, उन्हीं टेलीविजन चैनल्स के पोर्टल भी देखे जा रहे हैं, उन्हीं के ऐप भी विश्वसनीय, क्योंकि ये बिजनेस है, ये क्रेडिबिलिटी का बिजनेस है। आप हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी है। या आपको हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस तरह से देखा हुआ है। तो आप जहां रहेंगे आप एक क्रेडिबिलिटी लेकर के आते हैं। अचानक आपकी जगह कोई नया व्यक्ति बैठ जाएगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो ये क्योंकि क्रेडिबिलिटी और प्रामाणिकता का बिजनेस है, इसलिए इसमें हमें इस बात पर बहुत जोर देना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएं, कैसे हम जनता के लिए हों। क्योंकि हम देखिए किसी की भी कहते रहें, हम अंततः आवाज़ तो जनता की है। जनता की तरफ से हमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, हमें कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है, पर हम जनता की तरफ से सवाल करते हैं और जनता की तरफ से प्रश्न भी पूछते हैं। पर मेरा इसमें एक सबमिशन है कि प्रश्न पूछने वाली जो पत्रकारिता है उससे आगे बढ़ के अब हमें प्रश्न पूछने के साथ साथ समाधान भी रखने की पत्रकारिता प्रस्तुत करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है आपसे। आप जिक्र कर रहे थे कि अब आजकल राजनीतिक विश्लेषण पसंद नहीं करते लोग, वो निंदक नहीं, अरे राखिए जो है वो कल की बात हो गई है, उसे शायद अच्छा नहीं लगता। कुछ सियासत में कुछ सफोकेशन सा बहुत बढ़ता सा जा रहा है। दूसरा, विचारों और बहुत तरह की चीज़ों में लगातार बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है, इसलिए कि आजकल ये जो परिवर्तन है ये बहुत हद तक व्यावसायिक का, वो जो व्यावसायिक मैं जैसे कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, उस पर निर्भर हो गया है। तो ये जो दौर है, और सरकारों ने पत्रकारों को संरक्षण देने के लिए बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें नहीं की हैं। अगर मैं देश स्तर पर संरक्षण का जिक्र करूँ तो एक अकेली सहूलियत थी कि परिवार के साथ 2 दिन 2 बार आप यात्रा कर सकते थे पूरे देश में रेलवे में और कहीं नहीं, वो भी समाप्त कर दी सरकार ने। तो ये जो चीज़ है, सरकार की क्या सोच बन रही है, या समाज में जो पत्रकारिता ने अपनी विश्वसनीयता खोनी शुरू की है, खासतौर से व्यक्ति पर भी बहुत कुछ चीज़ें निर्भर करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, मेरा ये मानना है कि इसके लिए हम सब, या जो पत्रकार बिरादरी के लोग हैं, मैं अपने को भी शामिल करता हूँ, ये सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए 2 शब्द हैं इस हमारे समय के, एक तो जर्नलिस्ट है, एक एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट को अपना काम करने दीजिए। संकट क्या हुआ इस दौर में, खासकर 91 के बाद जो जर्नलिज्म हुआ, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे पत्रकारिता में प्रवेश कर गए जो एडवोकेसी के लिए आए थे, किसी विचारधारा की, किसी संगठन की, किसी भी लाइन की। तो वो एडवोकेसी करने के लिए आए पर पत्रकार बन के आए। पत्रकार एडवोकेसी बुरी चीज नहीं है, पर आप जर्नलिस्ट के रूप में एडवोकेसी मत कीजिए। वो चोला तो मत हाँ, पहनिए। तो वो पत्रकार का चोला पहन के काम कर रहे थे अपनी राजनीतिक पार्टियों का, अपने विचारधारा का, या किसी भी चीज का। प्रभाष जोशी जी बार बार इस बात को कहते थे कि पत्रकार की पॉलिटिकल लाइन तो ठीक है, पर पत्रकार की पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए। अब जो हमने पार्टी लाइन, आप देखिए, मैं आश्चर्यचकित होता हूं कि पहले मैं किसी अखबार को खोलता था, संपादकीय पेज पर फोटो लगी हुई संजय द्विवेदी की, तो मैं सोचता था इसलिए पढ़ूं कि संजय द्विवेदी ने आज क्या लिखा होगा। आज मेरी फोटो लगी तो आप बिना पढ़े समझ जाएंगे संजय द्विवेदी ने क्या लिखा होगा। ये जो क्रेडिबिलिटी हमारी घटी, या आपके टीवी चैनल को म्यूट कर दूं तो कुछ एंकर्स क्या बोल रहे होंगे ये हमें पता है, कुछ राजनीतिक विश्लेषक के नाम पे बैठे लोग क्या बोल रहे होंगे ये हमें पता है। तो ये जो एक स्थिति हमारी हुई है कि क्रेडिबिलिटी जो जर्नलिज्म की है वो हमारे अपने लोगों ने नष्ट की है। अगर जर्नलिस्ट राजनीतिक दलों के प्रवक्ता का काम संभाल लेंगे, उनको वही इज्जत मिलेगी जो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता को मिलती है। एक कोई लक्ष्मण रेखा तो कहीं ना कहीं किसी सामाजिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर, किन्हीं न किन्हीं स्तर पर कोई एक लक्ष्मण रेखा तो बनानी पड़ेगी, इसलिए कि जब सब कुछ अनैतिक रूप से ये बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कानून की कोई इसमें कोई वो ही नहीं, कोई कौन पत्रकार बनेगा इसकी भी कोई वो नहीं है, कोई भी बन सकता है।
जैसे डॉक्टर बनने के लिए व्यक्ति को कोई ज़रूरत होती है, वकील बनने के लिए कोई ज़रूरत होती है, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और दूसरा ये कि किन संस्थानों को कितनी मदद करनी है, सरकार का भी अपना कोई ऐसा पैमाना नहीं है। जो हमारे मुखपत्र की तरह बात करेगा वो सबसे अच्छा है, जो समाज की बाकी तरह तरह की चीज़ें और बहुत समाज के मुद्दों को उठाएगा वो शायद हमें रास नहीं आएगा। और जाहिर है पॉलिटिकल पार्टियां तो ऐसा सोच सकती हैं, लेकिन सरकारों को सरकार के स्तर पर कुछ ना कुछ एक लक्ष्मण रेखा तो बनानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? सर मुझे लगता है कि सेंसरशिप की अगर आप बात कर रहे हैं या कुछ प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं तो इसको लेकर मेरा बिल्कुल प्रतिबंध पर मेरा इशारा नहीं है, इसको लेकर लेकिन तो प्रोत्साहन एलर्जी है पर, थोड़ी सी। प्रोत्साहन पर किन चीज़ों को प्रोत्साहित करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आप किसी को हतोत्साहित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अलग विषय, लेकिन प्रोत्साहित किन चीज़ों को करना चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा महसूस होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि सर ये दबाव जो है पाठकों की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि देखिए हम मीडिया को, क्योंकि हम मीडिया को जानते हैं इसलिए मीडिया को हम इतनी बातें कर रहे हैं मीडिया के बारे में। पर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं बुराई सिर्फ छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी वो है कि कहीं ना कहीं पूरे सामाजिक तंत्र में ये समस्या है। जब समाज में सारे डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, समाज में सारे शिक्षक अच्छे नहीं हैं, समाज में सारे राजनेता अच्छे नहीं हैं, तो समाज में सारे पत्रकार अच्छे कैसे हो जाएंगे। तो उस सामाजिक संकट की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अपनी शिक्षा में, अपनी पारिवारिक व्यवस्था में, अपनी जो भारतीय मूल्यों की हम बात करते थे, वैल्यूज़ की बात करते थे, उसमें कहीं ना कहीं संकट आया है। अगर अच्छे नागरिक का निर्माण नहीं होगा तो ना अच्छा डॉक्टर होगा, ना अच्छा पत्रकार होगा, ना अच्छा साहित्यकार होगा, ना अच्छा शिक्षक होगा, ना अच्छा कर्मचारी होगा, कोई भी अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पारिवारिक व्यवस्था को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को, ये थोड़ी लंबी यात्रा है और थोड़ी बड़ी यात्रा है, शिक्षक के नाते भी ये कहता हूँ कि हमें इसमें सुधार लाना पड़ेगा। और ज़्यादा बड़ी लड़ाई है, क्योंकि अच्छे नागरिक का अगर निर्माण नहीं होगा, चेतना संपन्न नागरिक का निर्माण नहीं होगा, रीढ़ में हड्डी रखने वाले लोगों का निर्माण नहीं होगा, तो सिर्फ सारी उम्मीदें आप मीडिया से पाल लें वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मीडिया भी तो आखिर समाज से ही विकसित हो रहा है, समाज से ही लोग मीडिया में आ रहे हैं। तो मीडिया को हम ज़्यादा बड़ा मान रहे हैं, जबकि ज़्यादा बड़ा समाज है। राजनीति भी उससे छोटी, राजनीति भी छोटी, मीडिया भी छोटा, डॉक्टर भी छोटा है, वकील भी छोटा है, सबसे बड़ा ये समाज है। अगर हम समाज पर जोर नहीं देंगे, समाज का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, अच्छे नागरिक का निर्माण नहीं करेंगे, बाल्यकाल से बच्चों के अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं भरेंगे, ये बात बच्चे को पहले दिन से नहीं बताएंगे कि हम सब भारतवासी हैं, हमारी कोई अलग पहचान नहीं, ना मध्य प्रदेश, ना छत्तीसगढ़, ना उत्तर प्रदेश, ना तमिलनाडु, ना हिंदू, ना मुसलमान। हम पहले दिन से जब तक बच्चे को नहीं बताते कि हम सब भारतीय हैं, हमारी एक ही पहचान, एक ही आइडेंटिटी है और सबसे बड़ा हमारा धर्मग्रंथ संविधान है, ये बात पहले दिन से बच्चे को बतानी पड़ेगी। और ये बात जब बच्चा लेके निकलेगा तो वो अच्छा पत्रकार बनेगा, अच्छा साहित्यकार बनेगा, अच्छा लेखक बनेगा, अच्छा कवि बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा। फिर जो है समाज में गिरावट की जो वो चीज़ है वो रुकेगी। ये भाषणों में तो हम बहुत चीज़ें कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्र नायकों का सपना था उससे हम दूर हुए हैं, उसके नाते ये सारा संकट हमको दिखता है इतना गहरा होता हुआ। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर संजय द्विवेदी, एक नई जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं और नए प्रयोग करेंगे। उनका कहना है डीम्ड यूनिवर्सिटी और फिर यूनिवर्सिटी बनाएंगे उस ऐसे संस्थान को जिसने देश में ही नहीं दुनिया में अपनी एक साख बनाई, और कई तरह का समन्वय भी उससे करेंगे। एक ऐसा मौका माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का मौका मिला और फिर एक और नया मौका। इसके साथ उनका ये मानना है कि पत्रकारिता में इस काल में बहुत ढेर सारी चुनौतियां हैं और पत्रकारिता से मिशन कभी हट नहीं सकता। पत्रकार जिसे बनना है, जिसे पत्रकारिता करना है, उसे बहुत मन मजबूत करना होगा, बहुत सकारात्मक भाव रखना होगा और साथ ही वो बहुत अधिक आर्थिक रूप से संपन्न होगा, इसे भी उसे विचार नहीं करना। इसलिए कि पत्रकार जिसे बनना है उसे इन चुनौतियों को पहले दिन से ही सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान में डिजिटल प्लेटफॉर्म की बहुत उपयोगिता है और उसका बहुत महत्व भी। उसमें साख सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हीं लोगों को सफलता मिल रही है जो अपनी साख बनाकर चल रहे हैं। अखबारों को, टीवी को इस प्लेटफॉर्म पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। और ऐसा अचानक क्या हुआ कि कोरोना संक्रमण काल की वजह से कॉस्ट कटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसे भी समझना होगा। और पत्रकारिता समाज का अंग है, समाज से ही निकले हुए लोग हैं। जब समाज में बहुत ढेर सारी कमियां हैं तो जाहिर है इसमें भी आती हैं। लेकिन जैसा मेरा मानना है कि पत्रकारिता हो या सियासत हो, समाज को एक मार्गदर्शन देती है, तो पत्रकारिता में भी ऐसी कुछ चुनौतियां और कुछ अनुशासन हमें स्वयं बनाना चाहिए और कुछ अनुशासन सिस्टम से भी बनना चाहिए, जिससे वो एक ऐसा समाज का निर्माण करने में आगे बढ़ सके, सही बात कह सके,
गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदाराना बात अगर पत्रकारिता में आगे बढ़ती है तो उसको रोका जाना भी उतना ही ज़रूरी है। सेंसरशिप नहीं है, लेकिन कुछ लक्ष्मण रेखा तो होनी ही चाहिए। संजय जी ये भी मानते हैं कि इस दौर में पत्रकारिता में बहुत चुनौतियां हैं। उन्होंने ये जिक्र किया कि वो शुरुआत में संपादक बनना चाहते थे और बहुत कम एज में वो संपादक बन गए, लेकिन उन्होंने उसमें एक संदेश भी दिया कि अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो आपको फील्ड से शुरुआत करनी चाहिए, और अगर आप फील्ड से शुरुआत करते हैं तो आप बहुत बेहतर ढंग से बहुत ढेर सारी चीज़ें समझ सकते हैं। एक ऐसी कोशिश भी उन्होंने की है कि क्राइम रिपोर्टिंग कितने बेहतर ढंग से की जा सकती है, उसके लिए भी उन्होंने पुस्तक लिखी, तकरीबन 21 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और अपने अध्यापन कार्य के साथ साथ वो नित नए प्रयोग करते रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह की पृष्ठभूमि से वो आए हैं, ऐसे लोगों में इनोवेशन बहुत होता है, उन्हें हर रोज़ एक नई चीज़ सोचना चाहिए। आप जितना बेहतर सोचेंगे, जितना बेहतर, जितनी क्रिएटिविटी आप में होगी, उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।